हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीटेट का जो सेकंड चैप्टर है भोजन यानी कि फूड, तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, भोजन और उसके अवयव या घटक। तो हमारा आप अगर चाहते हैं तो नोट्स बना लें, तो सीटेट का ये पेपर 1 और 2 के लिए इनफ है। स्टार्ट करते हैं। भोजन से, भोजन वे पदार्थ होते हैं कि जो किसी जीव की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव जैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और ये स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी भी कहलाते हैं। जबकि जानवर पौधों और अन्य जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं। अगला टॉपिक है, पॉइंट है पोषण। पोषण क्या है? पोषक तत्व या भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्व कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवित रहने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? स्थूल पोषक तत्व। ठीक है, इन पोषक तत्वों की शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे खनिज और विटामिन। सूक्ष्म पोषक तत्व मूल रूप से कहाँ शरीर के विभिन्न कार्यों के नियमन में मदद करते हैं, यानी विभिन्न कार्य के संचालन में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भोजन के विभिन्न घटक। तो विभिन्न घटकों के बारे में जानते हैं, जो कि पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी है। दूसरा, ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत होते हैं। पशु भोजन में 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जिसमें स्टार्च है, शर्करा और सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य स्रोत यानी कि इन तीनों के बारे में जानेंगे। स्टार्च क्या होता है? अनाज, गेहूं, चावल और मक्का, बाजरा, जैसे बाजरा, ज्वार, जौ की जड़ें और कंद, जिनमें शकरकंद, टैपियोका और आलू शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। अब जो शर्करा है यानी चीनी, जो कि गन्ना, चुकंदर, फल जैसे कि केला, आम, सपोटा और चीकू, दूध, शहद आदि में शर्करा पाई जाती है नेचुरल रूप में। अगला आता है सेल्यूलोज। ये भी स्टार्च है जो फलों, सब्जियों, अनाज की कोशिका भित्ति होती है, इससे मिलता है। पाचन के दौरान स्टार्च और शर्करा दोनों ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होते हैं बॉडी के अंदर, और अधिशेष ग्लूकोज यानी अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जो बाद में उपयोग के लिए यकृत में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, लीवर में संग्रहित होता है। नेक्स्ट, सेल्यूलोज एक रेशेदार पदार्थ है जो मानव शरीर द्वारा पचता नहीं है। हालांकि यह रफेज के रूप में कार्य करता है और आंत्र यानी मल की गति को सुगम बनाता है। तो ये बहुत ही ये जानवरों में सेल्यूलोज पाचन शक्ति पाई जाती है। अगला, एक सामान्य व्यक्ति को आहार में प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न कार्य। तो लैक्टोज शर्करा आंत बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जो कैल्शियम के अवशोषण को क्या करती है? सरल बनाती है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा के आरक्षित स्रोत के रूप में क्या होता है? ये काम करता है। फिर आता है ग्लूकोज, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। फिर आता है वसा। वसा को देखेंगे, वसा क्या है? वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अधिक और ऑक्सीजन कम होती है। वसा लिपिड परिवार के सदस्य होते हैं और ये पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। अब ये वे ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। कौन? वसा। लेकिन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीकरण पर वसा का 1 ग्राम लगभग 9.0 किलो कैलोरी यानी कि 37 किलो जूल ऊर्जा देता है। फिर अगला है इसी का पॉइंट, वसा घी, मक्खन, तेल, मांस, पनीर, दूध, केक, क्रीम आदि से प्राप्त होती है। वसा शरीर में कई कार्य करती है, जैसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में, कोशिका और ऊतकों के घटक के रूप में,
वसा कई वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, जिसे हम KEDA इस तरह से लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, कीडा या फिर केडा या कीडा, इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कि इनमें घुलनशील अवशोषण में मदद करते हैं। अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन जटिल कार्बनिक अणु है जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन कई अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड प्रोटीन की मूल इकाइयों जैसे अमीनो एसिड इकाइयाँ होती हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं अमीनो एसिड। पहला आवश्यक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है गैर आवश्यक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड पशु शरीर में संश्लेषित होते हैं। प्रोटीन दालों, फलियों, मेवों, दूध, मछली, लीवर, अंडा, पनीर आदि से प्राप्त किया जा सकता है, और प्रोटीन कई कार्य करता है और इसमें कुछ निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे प्रोटीन शरीर का संरचनात्मक घटक है और शरीर के ऊतकों का निर्माण और रखरखाव भी करता है, तो इसके लिए आवश्यक है। फिर एंजाइम प्रोटीन से भी बने होते हैं जो एंजाइम पाचन में मदद करते हैं, इसलिए प्रोटीन पाचन में भी भूमिका निभाता है। और कई हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन शरीर के विभिन्न कार्यों के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से निर्वहन करता है। अब देखिए प्रोटीन जो है परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए अगर बताएं तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है प्रोटीन। प्रोटीन किसी भी बीमारी और संक्रमण से लड़ने में भी सहायता करता है। अब अगला आता है विटामिन। तो विटामिन ये शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये शरीर की उचित चयापचय क्रियाओं जैसे अच्छी स्वास्थ्य और शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी को छोड़कर अन्य विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से लेना होता है, ठीक है। और विभिन्न विटामिन के कार्य, स्रोत, दैनिक आवश्यकता जैसी जो भी चीजें हैं उनकी यहाँ पे नीचे एक तालिका दी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। एक तरफ है विटामिन 13 से 15 वर्ष के बच्चे के लिए दैनिक आवश्यकता, कार्य, सर्वश्रेष्ठ और स्रोत। विटामिन B1 है जिसे थायमिन बोला जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट चयापचय, इसका क्या कार्य है, भूख को तेज करता है, हृदय तंत्रिका और माशिका की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है। और इसमें ग्राम मात्रा भी लिखी हुई है, लड़कों के लिए 1.3 मिलीग्राम, लड़कियों के लिए 1.2 मिलीग्राम इनफ है। और ये कहाँ से मिल सकता है, खमीर, दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, मांस, साबुत अनाज से। फिर अगला है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चयापचय में मदद करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। दूध, यकृत, मांस, अंडे, मटर, खमीर, साबुत अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां इनसे मिलता है। अगला विटामिन है B3 जिसे नियासिन बोलते हैं, और ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, त्वचा को स्वस्थ रखता है। अंडे, मांस, मछलियां, फलियां, साबुत अनाज और पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, सेम, टमाटर, आलू इनमें मिलता है। अगला आता है B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और इसकी मात्रा आप यहाँ देख सकते हैं। रक्त निर्माण तंत्रिका, ऊतक, चयापचय, न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण इसका कार्य होता है। ये लीवर और मछली, पनीर, दूध, अंडे, मांस इनमें पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, जो 40 मिलीग्राम होता है, और संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध, दांतों, मसूड़ों और जोड़ों को स्वस्थ रखना, कटे और घाव को ठीक करना, संयोजी ऊतक का रखरखाव करना इसका मुख्य कार्य है। ये अमिया, गोभी, टमाटर, नींबू, संतरा, आम, मिर्च, अमरूद, अनानास, अंकुरित चना इनमें पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन A जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, 750 मिलीग्राम एक दिन में प्रति व्यक्ति इनफ होता है। दृष्टि और त्वचा का रखरखाव, दृश्य वर्णक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे दूध, पनीर, मक्खन, अंडे, जैतून का तेल, गाजर, आम, पपीता, पीला कद्दू, पालक, शकरकंद इनसे प्राप्त होता है, इसके स्रोत होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन D जो 20 मिलीग्राम में होना चाहिए, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं और कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने में मदद करता है। कहाँ से मिलेगा, हल्का पनीर, अंडे की जर्दी, मछली और मक्खन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क से हमें शरीर को मिल सकता है। अगला है जो रफेज कहलाते खनिज, तो ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये शरीर के समुचित कार्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
खनिज अकार्बनिक घटक हैं जो प्रोटीन को सामान्य कार्य करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य में मदद करता है, साथ ही खनिज मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, यानी इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। और ये द्रव संतुलन तंत्रिका तंत्र के कामकाज को बनाए रखने में रफेज क्या होते हैं, खनिज महत्वपूर्ण होते हैं। खनिजों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर कैसा दो भागों में वर्गीकृत किया है, प्रमुख तत्व और गौण तत्व। तो प्रमुख तत्वों में उदाहरण क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन और आयरन। गौण तत्वों में आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि शामिल होते हैं। अब इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं खनिज पदार्थ और जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, स्रोत, महत्व क्या है, दैनिक आवश्यकता। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कैल्शियम हरी सब्जियां, दूध और इससे मिलता है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस अंडे, मांस, मछली, साबुत अनाज, दूध इससे मिलता है, हड्डियों को और दांतों के लिए मजबूत रखने में मदद करता है। कैल्शियम फास्फोरस के दोनों सेम कार्य होते हैं। आयोडीन क्या है, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के कार्य को अच्छे से करने में मदद करता है। फिर है सोडियम, जो कि एक नमक, टेबल नमक, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इनसे मिलता है और उचित द्रव्य संतुलन, तंत्रिका संचरण, मांसपेशी संचरण बनाए रखने के लिए क्या होता है, सहायता करता है। और अगला है पोटेशियम। पोटेशियम दूध, मांस, सब्जियां, फल इनसे मिलता है और तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों के संचलन के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम का भी वही कार्य है, ये हड्डियों में पाया जाता है और अपनी मांसपेशियों को संतुलित करने में और प्रोटीन के कार्य के लिए महत्वपूर्ण अधिक होता है। तो ये बहुत कम मात्रा में लेकिन आवश्यक होता है। फिर आता है रफेज। तो रफेज क्या होते हैं, या कुछ खाद्य पदार्थों जैसे फलों और सब्जियों में मौजूद फाइबर होता है एक प्रकार का, जहाँ रफेज कोई खाद्य पदार्थ नहीं है फिर भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। रफेज मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बना होता है और रफेज के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं। मल त्याग में मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है, पाचन संबंधी बीमारियों से बचाता है, कब्ज से बचाता है, शरीर में पानी बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अगला आता है जल। हमारे शरीर में जो हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है वो है जल। एक शिशु के शरीर का 75% और वयस्क के शरीर का 70% भाग जो है पानी से ही बना है और जल के विभिन्न कार्य यहाँ दे रखे हैं। भोजन के परिवहन और पाचन के लिए आवश्यक होता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है, शरीर में होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं में विलायक का काम करता है। जल से पानी, फलों के रस, दूध, चाय, कॉफी, सब्जियां और फल आदि पीने से प्राप्त हो जाता है। फिर आता है बी, संतुलित आहार। तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सही मात्रा में क्या करना चाहिए, सही भोजन करना चाहिए। यह आवश्यक आमतौर पर उम्र, लिंग, कार्य के और स्थिति के आदि के अनुसार बदलती रहती है। संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में शामिल होते हैं ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान की जा सके और शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे। संतुलित आहार में कौन कौन सी गुण होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, यह शरीर पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है। पहला है बढ़ते बच्चों के लिए पोषण संबंधी जरूरतें क्या होती है। बढ़ते बच्चों को उनके शरीर के वजन के अनुपात में ज़्यादा भोजन की जरूरत होती है और उन्हें विकास के लिए नए टिश्यू बनाने हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हड्डी और मांसपेशियों के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस की जरूरत होती है। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी चाहिए। स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। और दूसरा आता है गर्भवती और स्तनपान के दौरान पोषण संबंधी जरूरत है। तो एक गर्भवती महिला को विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना होता है, इसलिए उसे भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं को ऊतकों के विकास के लिए अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए। हड्डियों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस लेना चाहिए। शिशु के पर्याप्त रक्त निर्माण हेतु अधिक आयरन लेना चाहिए। अपने लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए क्योंकि भ्रूण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की विशेष आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो भोजन है और उसके घटक है उससे रिलेटेड हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है
और इसके आगे के हम जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम करा देंगे इसके अगली क्लास में। तो तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं उस क्लास में। और अपना नोट्स तैयार करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। फरवरी में आपका CTET होने वाला है, तो उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट।